शिक्षा माफिया ने अपने लाभ के लिए आपके बच्चे के स्कूल के बैग का बोझ भी बढ़ा दिया है। प्रतिमाएं प्रेशर से नहीं निकलती हैं, प्रतिमाएं स्वतः प्रकृति प्रदत्त होती हैं। और प्रकृति प्रदत्त ना भी हो तो प्रतिमाएं अभ्यास से बनाई जा सकती हैं। हमारे यहां तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाला शिक्षा का पैटर्न हुआ है। सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग कराई जाती तो क्या होता। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बहुत पुरानी कहावत लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस, जिसका उत्तर सामान्य तौर पर दिया जाता है कि अक्ल बड़ी। लेकिन आज कुछ नया तलाशते हैं, क्योंकि नया नया तलाशना ही तो नवाचार होता है। और मोदी जी भी नवाचार की ही बात करते हैं। तो क्यों नहीं इसका उत्तर यह दिया जा सकता कि भैंस बड़ी आकार में और अक्ल बड़ी संसार में। बड़ा ही आसान है। लेकिन जब बात बुद्धि की हो तो चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो भी जब ज्ञान से उसकी तुलना हो। कोई ये पूछ ले कि बुद्धि बड़ी या ज्ञान, तब आप क्या कहेंगे? आज समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हाल में केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में अब बच्चों को सीधे प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें फेल भी किया जा सकता है अगर वो पढ़ते नहीं है तो। इसलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि बड़ी या ज्ञान, क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर प्रदत्त होती है और ज्ञान हम जुटाते हैं पढ़कर या फिर अपने आसपास के माहौल से या फिर अपने जीवन में प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर। और ज्ञान हम स्कूलों में भी हासिल करते हैं। स्कूल में ज्ञान ही मिलता है ना। किताबों में अलग अलग किस्म की जानकारियां मिलती हैं। और अगर किसी को वो जानकारी ना मिल पाए तो क्या वो मूर्ख होगा? नहीं ना। बुद्धि तो उसके पास है। जब उसके पास जिस भी प्रकार की जानकारी आएगी, अपनी बुद्धि से वो व्यक्ति निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर हो गया, हम दोबारा अपने विषय पर वापस लौटेंगे। विषय यह है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है अब बच्चों को। ये बच्चों के साथ में क्या हो रहा है? ये वो बच्चे हैं जो अपनी बात किसी के सामने रख भी नहीं सकते। बच्चे अगर अपनी बात किसी के सामने रखते भी हैं तो उसे बचपने में लिया जा सकता है। बच्चे मन के सच्चे कहे जाते हैं। लेकिन उन मन के सच्चों के साथ में सरकार, हम, आप और ये शिक्षा माफिया क्या करने पर उतारू है? क्या हमारे समाज की संवेदनाएं मर गई हैं? क्या हमारा समाज बच्चों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं? क्या बच्चों को लेकर जो समितियां बनाई जाती हैं, वो अपने काम, अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी से करती हैं? किस किस स्कूल में जाकर समितियां जांच करती हैं? बच्चों के जो एनजीओज हैं, बच्चों के अधिकारों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, क्या वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से कर रही हैं? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं और ये शोषण कोई और नहीं कर रहा, बल्कि ये व्यवस्था बच्चों पर शोषण कर रही है। क्योंकि हमारी मानसिकता यही हो चुकी है। हमारी मानसिकता परंपराओं, रूढ़ियों को तोड़ने की कभी नहीं रही। हम बहुत जल्दी परंपराओं और रूढ़ियों को नहीं तोड़ पाते। हम परंपराओं और रूढ़ियों से जकड़े हुए ही हैं। क्या 9 साल का, 10 साल का बच्चा ये जानता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या बच्चे को ये मालूम होता है कि शिक्षा का ज्ञान आने वाले समय में, भविष्य में उसे कहां कहां सहायक सिद्ध होगा? नहीं होता, क्योंकि हम नहीं सिखाते। हमारी व्यवस्था में ये नहीं है। दूसरी बात ये कि 14 साल तक के बच्चे को क्या ये मालूम रहता है कि उसके लिए बेहतर क्या है और क्या बेहतर नहीं है? ये सिखाना तो समाज का काम है, माता पिता का काम है, स्कूल का काम है। और स्कूल, माता पिता या समाज अपना दायित्व पूरा करने में कितने सक्षम हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
वो इसलिए क्योंकि हर किसी के माता-पिता इतने सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति मज़दूरी पर चला जाता है, वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या बताएगा और क्या ये समझाने में सक्षम होगा कि उसके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है उसके बच्चे के लिए? नहीं सक्षम होगा। और ऐसे बच्चे से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर 5वीं क्लास में बेहतर नहीं पढ़ा, तो आप उसको उसी श्रेणी में ही रहने देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएँगे। उसके ऊपर एक और प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से पास होकर दिखाए, अच्छे नंबरों से, जो अपना भला-बुरा नहीं जानता। क्या ऐसे में ज़ोर-ज़बरदस्ती करने में, मानसिक प्रेशर क्रिएट करने में बच्चा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख पाएगा? नहीं ना। एक बच्चे से यही उम्मीद की जाती है कि वो अगर अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो उसके जीवन में संसाधन होंगे, जीवन सुखमय होगा, सुविधा संपन्न होगा। लेकिन बच्चे को तो ये बात नहीं मालूम ना। आपको मालूम है, हमको मालूम है या स्कूल वालों को मालूम है या बाकी लोगों को मालूम है। 9 साल के और 10 साल के बच्चे को या 14 साल तक के बच्चे को क्या ये बातें मालूम हैं? क्या ये बातें बताई जाती हैं? क्या ये बातें समझाई जाती हैं? क्या स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है? नहीं है। फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने में ही माहिर होगा, तभी वो होशियार होगा। वो केवल ज्ञान की अकूत संपदा इधर-उधर से जुटा लेगा, रट लेगा, तो वो बहुत होशियार माना जाएगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़ने लिखने के बाद में वो आप उसे रोजगार दे पाएंगे या दिला पाएंगे? लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप शिक्षा की तरफ से मायूस हो जाएं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप शिक्षा की तरफ फोकस ना करें, आप ज्ञान की तरफ फोकस ना करें, आप केवल बुद्धि तो प्रकृति प्रदत्त होती है यही मान लें। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं है, मसला ये भी है कि शिक्षा माफिया हावी है और शिक्षा माफिया हावी है तो शिक्षा माफिया ने अपने लाभ के लिए आपके बच्चे के स्कूल के बैग का बोझ भी बढ़ा दिया है। उस बोझ को सामान्यतः पीठ पर लादना तो फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन दिमाग पर लादना कितना मुश्किल हो रहा है, ये भी एक बात है। अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग पाठ्यक्रम चलता है, किसी से छुपा नहीं है। एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं अपनाते? और इसकी जरूरत क्यों? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि मनमानी पर रोक लग सके। आपको इस राइटर की किताब लाना है, आपको फलानी किताब लाना है, आपके बच्चे को ढिकानी किताब मिलेगी, वो इसी दुकान से मिलेगी, वो उस दुकान से नहीं मिलेगी। ये सब जो तंत्र एक खड़ा हुआ है, सारे सरकार के नियम कायदे कानून वहां क्यों धरे के धरे रह जाते हैं? जब बात ये होती है कि वो बड़े स्कूल के ड्रेस एक ही दुकान से मिलनी है, जब बात होती है कि बड़े स्कूल की किताबें एक ही दुकान से मिलनी है, तो बड़े-बड़े स्कूलों के सामने क्यों घुटने टेक दिए जाते हैं? इस तंत्र ने आपका आर्थिक शोषण किया है वो एक अलग बात है। आपका आर्थिक शोषण हुआ हो ना हुआ हो ये तो इतर विषय है, लेकिन इन किताबों के बढ़ने के क्रम में आपके बच्चे के मानसिक स्थिति पर बोझ बढ़ गया है और उस बोझ को संभालना आसान काम नहीं। उस बोझ को संभालने के लिए आप बच्चे को सुबह 7 बजे और 8 बजे स्कूल भेज देते हैं। स्कूल से बच्चा 2 बजे दोपहर आता है या 2:30 बजे या 3 बजे आता है। उसके 1 या 2 घंटे बाद एक ट्यूशन का बोझ भी उसके सिर पर डल जाता है। 1 या 2 घंटे ट्यूशन में व्यतीत करने के बाद में बच्चा फिर घर आता है और उसके बाद में उसको स्कूल का होमवर्क और ट्यूशन का होमवर्क, ये डबल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। एक 9 साल के, 10 साल के और 14 साल तक के बच्चे को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इस दौरान यही नहीं, बच्चे को डांट भी मिलती है, फटकार भी मिलती है
मारपीट होती है या नहीं होती है, ये तो सब आपको मालूम है, स्कूल में और ट्यूशन में। जब बच्चा इतनी डांट फटकार मारपीट हो या ना हो, डांट फटकार ही मान लीजिए हो, झेलने के बाद में होमवर्क के भी प्रेशर में रहेगा, तो क्या उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा? क्या वो उन्नत बच्चा बन पाएगा? क्या वो देश का भावी प्रतिभा बन पाएगा? देश की भावी प्रतिभा क्या इस प्रकार बनाया जा सकता है? प्रतिभाएं प्रेशर से नहीं निकलती हैं, प्रतिभाएं स्वतः प्रकृति प्रदत्त होती हैं, और प्रकृति प्रदत्त ना भी हो तो प्रतिभाएं अभ्यास से बनाई जा सकती हैं। अब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कहा गया है, हमारे यहां तो बरसों से कहा जाता रहा है। फिर हम कौन सी पारंपरिकता में डूब गए हैं? हम कौन सी अंधेर नगरी में जाकर बात करने लगे हैं कि हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का पैटर्न क्या रहा है। हमारे यहाँ तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाला शिक्षा का पैटर्न हुआ है। तो अभ्यास तो हमारी शिक्षा में कहीं रहा ही नहीं। अभ्यास गुल है, लेकिन चल क्या रहा है? चल रही है रटंत विद्या। किताबों को पढ़ा जाए, उसको पढ़ के अंक अर्जित किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा अंक, ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा, भले ही व्यवहारिक ज्ञान शून्य हो। हम पूर्व में भी देख चुके हैं, जब 14 साल तक के बच्चों को फेल न करने का नियम लाया गया था, उससे पहले किस प्रकार की घटनाएं होती थी। माता पिता और हर तरफ से बच्चों को प्रेशराइज किया जाता था पढ़ने के लिए, और बहुत सारी दुखद घटनाएं भी सामने आई थी, जिसके बाद ये नियम लाया गया था कि 14 साल तक के बच्चों को क्रमोन्नति दी जाएगी, 14 साल तक के बच्चों को पास किया जाएगा। लेकिन हम उन सब बातों को भूल गए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की परीक्षा ले ली जाए तो बहुत सारे, मैं सभी की नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें खुद सिलेबस का ज्ञान नहीं। और क्या सिलेबस हमारा बेहतर है? अभी तो सिलेबस पर ही पहले चर्चा होनी चाहिए। सिलेबस में कई ऐसी चीजें हैं जो कि सिलेबस में 14 साल तक के बच्चों को नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं गुड टच और बैड टच के नाम पर। 14 साल तक के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा उनके मनोभाव को बदलने वाली भी हो सकती है। बाल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को आगाह करना चाहिए, और सरकार भी विचार करे, बाल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय ले कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपने मन से इस तरह के काम ना किए जाएं। बाल मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का पैटर्न बनाया जाए। शिक्षा माफिया और शिक्षा तंत्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का पैटर्न नहीं बनाया जाना चाहिए। स्कूलों में कहीं देखते हैं तो नाच गाना चल रहा है, कहीं मदहोश शिक्षक हैं, कहीं मैडम पंखा चलवा रही हैं, कोई मैडम स्वेटर बुन रही हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और जब ऐसी तस्वीरें होंगी, शिक्षक ऐसे होंगे, तो फिर पास होने की गारंटी 5वीं में और 8वीं में कैसे ली जा सकती है? और बच्चा कैसे पास होगा? क्या बच्चे को पास करने की जिम्मेदारी क्या बच्चे की स्वयं की है, शिक्षकों की नहीं? क्या सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो बच्चों के हितों का भी ध्यान रखें? क्या सरकार को ये नजर नहीं आता कि एक बच्चा जिससे आप मजदूर की तरह मेहनत कराए जा रहे हैं, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, क्या उसकी उम्र इतनी मेहनत करने की है? हमारे समाज में ये चलन है कि कहा जाता है कि स्कूल बड़ा होगा तो बड़े गौरव के साथ में माता पिता बताएंगे कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है।
हमारा बच्चा ढिकाने स्कूल में पढ़ता है और छोटे स्कूल में पढ़ना कहीं ना कहीं अपमानजनक निशानी मानी जाती है, जबकि उदाहरण हमारे सामने पहले हैं कि छोटे स्कूलों से भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर भी हम एक भेड़ चाल चले जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तन पसंद नहीं करता, भेड़ चाल पसंद करता है। और विद्रोह समाज की भावनाओं के विपरीत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल हैं जो एकल शिक्षक वाले हैं। अब एक अकेला शिक्षक होगा तो पूरे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएगा? सभी बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएगा? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी? और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तो 5वीं और 8वीं में बच्चे पास हो पाएंगे? या बच्चों को केवल कॉपी थमा दी, किताब थमा दी और पढ़ लो बेटा, रट कर घोंट लो? क्या ऐसी शिक्षा का पैटर्न होना चाहिए? लिख कर आ जाना, अच्छा हो या बुरा हो तुम्हारी जिम्मेदारी। शिक्षा का ये पैटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न व्यवहारिक नहीं। हमें व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। शिक्षकों के पद नए सृजित ही नहीं हुए, सालों हो गई। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। सरकारी स्कूल लगातार बंद हुए जा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। और उसके बाद में हम ये कहते हैं कि 5वीं में बच्चा अपनी मेहनत से पास हो, 8वीं में बच्चा अपनी मेहनत से पास हो। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं इस फैसले पर यूं, और कह रहे हैं ये बहुत अच्छा फैसला किया गया। ये फैसला पूरा स्ट्रक्चर बनाकर किया जाता, संसाधन जुटाकर किया जाता, सभी स्कूलों में शिक्षक होते, अच्छे होते। अभी परीक्षा ले लीजिए, बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। ये व्यवस्था तब लागू होती जब हमारी व्यवस्था दुरुस्त होती, लेकिन हमारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं। हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप दुरुस्त हो जाइए। हमने अपनी टोपी बच्चों के सर डाल दी है, हमारी सरकार हमने डाल दी है। तो क्या ये बेहतर है? अपने आप को बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल देना क्या बेहतर है? अगर 14 साल के बच्चे को, 9 साल के, 10 साल के बच्चे को कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या इसके लिए सिर्फ बच्चा ही जिम्मेदार है? उसके टीचर जिम्मेदार नहीं? उसका स्कूल जिम्मेदार नहीं? और अभिभावक जो लिटरेट हैं, जो समझ रखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और जो लिटरेट नहीं है, जो समझ नहीं रखते हैं, जो बेचारे मजदूरी करने जाते हैं, जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, अब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और है। बच्चों का लगातार मानसिक शोषण हो रहा है, बच्चों पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। बच्चे अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, बच्चे अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकते। अगर सुनाएंगे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे कि आप पढ़ने में आनाकानी कर रहे हैं, आप पढ़ने में कमजोर हैं, आपको ट्यूशन जाना चाहिए, एक नहीं दो ट्यूशन जाना चाहिए, दो ट्यूशन में भी बात ना बने तो घर पर भी घंटों पढ़ना चाहिए। तो क्या केवल पढ़ने से अभ्यास हो जाएगा, और क्या केवल पढ़ने से, जानकारियों का ढेर दिमाग में भर लेने से हम प्रकांड बुद्धिमान हो जाएंगे? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान दोनों अलग अलग विषय हैं। हमें अपने बच्चों को बुद्धिमान के साथ ज्ञानी बनाना है, लेकिन उसका तरीका अभ्यास होना चाहिए। उसका तरीका ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। जिन्हें अभी भी समझ में ना आया हो, उन्हें मैं एक बार और समझा दूं
सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो उनकी प्रतिभा कभी पता चलती? सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग कराई जाती तो क्या होता? सचिन तेंदुलकर को पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता तो क्या होता? क्या देश का मान बढ़ पाता? तो जिसका जो काम है वो अपने काम में स्वतः पारंगत हो जाता है या फिर अभ्यास से पारंगत होता है, उसके लिए प्रेशर नहीं बनाया जाता। बात समझ आई हो तो आपका धन्यवाद। निवेदन यही है हाथ जोड़कर, अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। हाँ, उन्हें बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर जानकारी दीजिए, अच्छे से अच्छा वातावरण दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कभी-कभी सोचता हूं वो ये कि एलन मस्क एक न्यूरा चिप बना रहे हैं, वो हमा दिमाग में फिट होगी और उसमें दुनिया भर की जानकारी होगी। तो सवाल ये भी है अभी महत्वपूर्ण कि अगर भविष्य में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, तो जानकारी तो सारी चिप में होंगी और वो चिप किसी को भी लगाई जा सकेगी। तो फिर हमारी शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? टेक्नोलॉजी विकास करती रहती है और अपने बच्चों को बेहतर माहौल दीजिए, बेहतर संस्कार दीजिए। और वैसे भी हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, कहा जाता है कि ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा। धन्यवाद।